नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देखिए, कहते हैं कि भगवान, अल्लाह या फिर आप वाहेगुरु जी को देखें या जीसस को आप जिसको भी आप मानते हैं, ऊपर वाले को, वो हमारी लाइफ़ के लिए या हमको प्रोटेक्ट करता है, हमारी सुरक्षा करते हैं। पर अगर हम बात करें इस धरती पे इस मानव जीवन की, तो इस धरती पे भगवान या ऊपर वाले के बाद फिर दूसरा जिसका एक एग्ज़िस्टेंस है, जिसको हम आँख बंद करके विश्वास करते हैं कि जब भी हम बीमार होंगे या बीमार पड़ते हैं, तो हमें बचा लेंगे वो। और वो होते हैं हमारे डॉक्टर्स, मेडिकल इंडस्ट्री के वो सारे वर्कर, सारे प्रोफ़ेशनल्स, वो सब लोग जो हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो आज हमारे साथ में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं हमारे बगल में है डॉक्टर भंवर शर्मा साहब। सर आपका स्वागत है। हम आज हैं छत्तीसगढ़ राज्य के राजधानी जो है रायपुर है। रायपुर से 300 किलोमीटर साउथ में यानी दक्षिण में एक ज़िला है बस्तर और बस्तर में एक बहुत पुराना हॉस्पिटल आज़ादी के पहले का 1939 का एक हॉस्पिटल है महारानी हॉस्पिटल। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये महारानी हॉस्पिटल की फ़ोटो है बहुत पुरानी और इसी हॉस्पिटल में हमारे कैंसर और कीमोथेरेपी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर भंवर शर्मा साहब हैं। तो सर से समझेंगे कैंसर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं जो हम सबको जानना चाहिए और सर के बारे में सर के एक्सपीरियंस के बारे में समझेंगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वो कैंसर पेशेंट्स को डील करते हैं उनकी सेवा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ये डॉक्टर तो हैं ही बाय प्रोफेशन, बट ये एक अलग टाइप के सोशल वर्कर हैं। सोशल वर्कर इसलिए क्योंकि देखिए डॉक्टर जो होते हैं वो उनका काम होता है कि इलाज करना और अपने पेशेंट्स को अपने जो भी उनके पास रोगी आ रहे हैं उनका उनको ठीक करके भेजना। बट ये डॉक्टर साहब बड़े अलग टाइप के डॉक्टर साहब हैं। वो इसलिए क्योंकि ये छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत कम विकसित या विकासशील जिलों में से एक बस्तर संभाग है और बस्तर संभाग के अंदर में 7-8 जिले हैं, 7 जिले हैं, जिनमें से हम जो है दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और जगदलपुर के बारे में हम बात करते हैं। तो सर के बारे में मैं बताऊँ, इससे पहले मैं चाहता हूँ कि सर खुद ही बताएँ कि उनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है और उनके बारे में थोड़ा-सा सर प्लीज़ बताएँ? नमस्कार साथियों। जी, मैं डॉक्टर भंवर शर्मा हूँ, एमडी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, कैंसर विशेषज्ञ। मेरी स्कूलिंग जगदलपुर से ही हुई है। जी, मेरी प्राथमिक शिक्षा जगदलपुर के सबसे पुराने प्राथमिक विद्यालय सदर प्राथमिक विद्यालय से हुई है। जी, उसके पश्चात मैं बाल विहार हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने 12वीं पास करी। उसके पश्चात मैं एमबीबीएस के लिए बाहर चला गया। एमबीबीएस उत्तीर्ण करने के पश्चात मैंने कुछ साल दिल्ली में नौकरी करी। उसके बाद मेरा सिलेक्शन छत्तीसगढ़ में चिकित्सा अधिकारी के पद पर हुआ, तो मैंने बीजापुर जिला चिकित्सालय में अपनी सेवाएँ दी। वहाँ मैं विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देता था। मैं जिला क्षय रोग अधिकारी के पद पर भी था। तो वहाँ से टीबी के मरीजों की सेवा करते-करते कहीं न कहीं एक ऐसी लत लग गई या ऐसा शौक उत्पन्न हो गया कि कुछ ऐसे समाज कल्याण के क्षेत्रों में भी कार्य करना चाहिए। फिर मेरा सिलेक्शन रायपुर में रीजनल कैंसर सेंटर में एमडी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में हुआ। वहाँ से मैंने एमडी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी उत्तीर्ण करी। उसके पश्चात मैं जगदलपुर में महारानी जिला चिकित्सालय में कैंसर रोग विशेषज्ञ के पद पर कार्य कर रहा हूँ और कैंसर के मरीजों की सेवा में अपना जीवन लगाने की सोच के साथ कार्य कर रहा हूँ। जी सर, आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं क्योंकि आप सोशल सेक्टर में जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको एक तरह से जीवन दे रहे हैं और आपने काफ़ी लोगों को जो है नया जीवन दिया है, नया एक मतलब कहते हैं ना इसीलिए मैं कह रहा था शुरू में कि भगवान के बाद में अगर किसी के ऊपर विश्वास होता है, तो वो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, हमारे चिकित्सक होते हैं। तो सर ये मोटिवेशन आपको आया कहाँ से कि मुझे जो है अ, इसी सेक्टर में स्वास्थ्य में आप सेवा तो दे ही रहे हैं, जी। बट समाज से जुड़ने का जो है एक ये मोटिवेशन प्रेरणा कहाँ से आई सर? इसका जवाब तो शायद हो सकता है मैंने जो बीजापुर क्षेत्र में जो देखा या जो अनुभव किया और वहाँ जो कार्य करने के पश्चात जो सोच विकसित हुई, शायद ये उसी का परिणाम है कि मैं धीरे-धीरे इन क्षेत्रों में और अ,
गहराई से कार्य करने लगा हूँ। देखिए बीजापुर के बारे में बता दें, बीजापुर छत्तीसगढ़ भारत के नक्शे में आप देखेंगे उसके सबसे नीचे में, एकदम दक्षिण में जो है एक छोटा-सा जिला है और बहुत सुंदर जिला है, बहुत ही प्राकृतिक संसाधनों से भरा जिला है। जहाँ पे लोग जो है अ, आज भी उसी जीवन शैली के साथ जीते हैं जो पहले जिया करते थे और बहुत ही प्राकृतिक संपदा से संपन्न हमारा जिला है, विकसित है। सर ये एक बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए कि हमने जहाँ से पढ़ाई-लिखाई की, जी, हम वहीं सेवा दे रहे हों। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि हम छोटे जगहों से, छोटे ज़िलों से पढ़ते हैं और हमको मौका मिलता है तो हम अपने ज़िले के अलावा दूसरे ज़िले में, दूसरे राज्य में, यहाँ तक कि लोग विदेशों में जाके बस जाते हैं, जी, वहाँ सेवाएँ देते हैं। तो जहाँ से जिस मिट्टी से, जिस माटी से हम पैदा हुए, खेले, बड़े, पढ़े-लिखे, वहाँ सेवा नहीं दे पाते हैं। तो सर ये मुझे लगता है कि सर क्या कहेंगे इस बारे में आप? अ, अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच, अपने परिवार के बीच, अपने मित्रों के बीच जो आत्मसंतुष्टि मिलती है, उसकी तुलना करना संभव ही नहीं है। मतलब तो पैसे से आप कितना भी पैसा कमा लें कहीं भी जाके आपको वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जो बिल्कुल, अपने बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो देखिए सर का स्वभाव कितना अच्छा है। तो आइए अब आगे समझते हैं सर से समझते हैं कि कैंसर और कैंसर से संबंधित विभिन्न जो है बीमारियों के बारे में, उनके निदान के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में और तमाम चीज़ों के बारे में। सर आप बताइए कि आपका जो कैंसर पेशेंट का एक रिलेशनशिप है, डॉक्टर्स तो वैसे बहुत सारे हैं इंडिया में और वो उनका हमारी लाइफ में योगदान जो है डॉक्टर्स का, मेडिकल हेल्थ केयर जैसे मैंने पहले भी कहा प्रोफेशनल्स का, आशा वर्कर्स का, मितानिन वर्कर्स का, इन सब का बहुत महत्वपूर्ण हमारी भूमिका है, स्पेशली गाँव में। तो सर कैंसर पेशेंट से जब आप मिलते हैं, तो आपका कैसा अनुभव रहा है छत्तीसगढ़ के ऐसे जिले में, जो कहा जाता है कि बहुत ही एस्पिरेशनल है, महत्वाकांक्षी जिला है, नीति आयोग उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहती है। एग्ज़ैक्टली। हम बात कर रहे हैं दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागाँव, बस्तर, ये कुछ 8-10 जिले हैं बस्तर एरिया को अगर हम देखें तो। तो कैसा अनुभव रहता है सर यहाँ? अ, मैंने जब यहाँ पोस्टिंग ली 2021 से मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ। तो क्योंकि मैं यहीं पला-बड़ा हूँ, यहीं मेरी स्कूलिंग हुई, तो मेरे लिए ये क्षेत्र अनजान नहीं है। शुरू से ही मैं यहाँ के लोगों से परिचित हूँ, यहाँ के वातावरण से परिचित हूँ। यहाँ के जो भी सोशल इश्यूज़ हैं, चाहे वो लेफ्ट विंग की प्रॉब्लम है या जो नक्सलवाद है, उन सारी परिस्थितियों को हमने बचपन से देखा हुआ है। तो समय के साथ जब हम पढ़ाई किए, बाहर गए, प्रैक्टिस भी किए, तो उसके बाद कहीं न कहीं कोविड के दौरान ये निर्णय लिया गया कि नहीं चलिए अब अपने घर पे ही कुछ किया जाए और अपने लोगों के बीच में रहा जाए। तो उस भावना के साथ मैंने यहाँ पोस्टिंग ली और अब मैं अपना कार्य कर भी रहा हूँ। जो डिफ़रेंस पाया मतलब बड़े शहरों और बस्तर के मरीज़ों में, वो ये है कि यहाँ अभाव तो है, ये सभी को पता है। अभाव के साथ-साथ सुविधाओं की थोड़ी कमी है, लेकिन सरकार काफ़ी क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य भी कर रही है। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स मरीज़ों के लिए विशेष तौर पर कैंसर मरीज़ों के लिए बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है। बट वो कहीं कुछ ना कुछ ऐसा गैप है जो पेशेंट तक वो कन्वे नहीं होता है। तो हम कोशिश करें कि हम वो चैनल बने जो मरीज़ और सुविधाओं के बीच में जो एक अभाव सा या जो गैप है उसको हम अपने अच्छे कार्य से या अपनी काउंसलिंग से या किसी तरीके से पूरा करें और पेशेंट को ट्रीटमेंट तक लेके आएँ उसको। क्योंकि जी, गरीब आदिवासी जो साउथ बस्तर में कहीं किसी गाँव में है और जहाँ डायग्नोसिस की फैसिलिटीज़ नहीं है और किसी तरह अगर डायग्नोसिस हो भी गया, तो मरीज़ बड़े शहरों में जाके वहाँ महीनों रुकना, फिर हर 20-21 दिन में कीमोथेरेपी के लिए जाना, आना, तो वो मरीज़ बीच में ही कई बार ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, कई बार जी, अधूरा ट्रीटमेंट लेते हैं, तो पूरा लाभ उनको मिल नहीं पाता है। तो इन सब चीज़ों को हमने नज़दीक से देखा है। जब हम रायपुर में रीजनल कैंसर सेंटर में थे तो हम देखते थे बस्तर के मरीज़ आते थे, 1 या 2 साइकिल कीमोथेरेपी लगवा के फिर वो अपने आने-जाने की असुविधा की वजह से या रोज़ी-रोटी का नुकसान होने की वजह से वो ट्रीटमेंट पूरा नहीं करते थे। तो फिर मैंने सोचा कि अगर बस्तर में ये सुविधाएँ धीरे-धीरे विकसित की जाए तो लोग ज़्यादा ट्रीटमेंट पे अडे रहेंगे, ज़्यादा जी, संभावना है कि वो अपना इलाज पूरा कर पाएँगे। उसी मानसिकता और उसी सोच के साथ मैंने यहाँ डे केयर कीमोथेरेपी की स्थापना करी
और मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला जिला प्रशासन से, जी, अपने अस्पताल के प्रशासन से, पब्लिक का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। और अभी वर्तमान में हम लोग प्रतिमाह लगभग 100 कीमोथेरेपी सेशन कर रहे हैं। जी, साथ-साथ में बहुत सारी बायोप्सीज़ और अन्य जो कैंसर से संबंधित सुविधाएँ हैं, उनको भी हम धीरे-धीरे बहुत अच्छे तरीके से विकसित कर रहे हैं। जी, फ़ायदा ये हो रहा है कि मरीज़ अब बाहर नहीं जाना हो रहा है। आज अपना कीमो कराया, कल अपनी दिनचर्या पे वापस जा सकता है। जी, तो इससे ओवरऑल जो पेशेंट को बेनिफिट है, वो बहुत अच्छा मिल रहा है जी, और मरीज़ की रोज़ी-रोटी का नुकसान भी नहीं होता है। जी, तो बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है हमको इस विषय में जी, और हम धीरे-धीरे सुविधाओं को और उच्च स्तर पर लेके जाएँगे। रहा बात जो अभाव है या जो गरीबी है या तो उस वो ट्रीटमेंट में कहीं भी बाधा नहीं बनती है। सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएँ चल रही है, आयुष्मान भारत हो गया, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, ऐसी बहुत सारी अनगिनत सुविधाएँ हैं, जिनका अगर जानकारी या जिनके बारे में जागरूकता अगर मरीज को दी जाए, तो मरीज आर्थिक अभाव से किसी भी तरीके से ट्रीटमेंट कंप्लीट ना करे, इसकी संभावना नहीं रहती है। जी, आराम से इन सुविधाओं का उपयोग करते हुए मरीज किसी भी स्तर पर अपना ट्रीटमेंट पूरा करवा सकता है। तो हम जागरूक करते हैं मरीज को, जो हमारी पास उपलब्ध सुविधाएँ हैं उनका पूर्णतः निःशुल्क उनको प्रदान करते हैं। यदि मरीज को बाहर कहीं रेडियोथेरेपी के लिए या बड़े सर्जरीज़ के लिए जाना होता है, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि मरीज को आर्थिक बोझ किसी भी तरीके से ना पड़े। हम इन जी, सुविधाओं के माध्यम से पूरी कोशिश करते हैं कि मरीज निःशुल्क अपना इलाज पूरा कर सके। जी। देखिए सर, आपने जो बताया हम एक-एक पॉइंट पे डिटेल में आएँगे। जी। बट सबसे पहले शुरू करते हैं, तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको अगर सिंपल टर्म्स में आप बता सकें कि कैंसर क्या होता है? यानी कैंसर का नाम लेते ही मन में एक ना डर, एक एक भावना हो जाती है कि अब तो मैं ज़िंदा बचूँगा कि नहीं जी, बचूँगा? जी। तो कैंसर की बीमारी जो है, कैंसर किसे कहते हैं? अगर सामान्य शब्दों में मैं कहना चाहूँ कि कैंसर एक प्रकार की ऐसी ग्रोथ है कोशिकाओं की, ऐसी वृद्धि है कोशिकाओं की, हमारे जो ब्लड सेल्स में, हमारे ब्लड बॉडी के सेल्स जी, में। बॉडी की जो कोशिकाएँ होती हैं, जी, उनमें नेचुरली कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, वो मैच्योर होती है, फिर उनकी डेथ हो जाती है। जी, तो जहाँ पर ये कोशिकाओं का ये नॉर्मल प्रोसेस डीअरेंज हो जाता है या इस पे नेचुरल कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो ये कोशिकाएँ जो होती है, ये अनियंत्रित रूप से बढ़ने लग जाती है जी, और इनके ऊपर जो आनुवांशिक नियंत्रण होता है हमारे शरीर का, वो खत्म जी, हो जाता है। तो ये अनियंत्रित वृद्धि जो होती है कोशिकाओं की, इसको सामान्य भाषा में हम कैंसर कहते हैं। जी, तो ये अनियंत्रित वृद्धि जो होती है शरीर में उपस्थित हमारे संसाधन जो हैं, जो न्यूट्रिशन है, उनका उपयोग करने लग जाती है, जिससे शरीर के अन्य हिस्सों में उस न्यूट्रिशन की मात्रा उस अनुपात में नहीं मिल पाती जिस अनुपात में उनको अपेक्षा होती है। तो इसको हम कैंसर कह सकते हैं। मतलब अगर हम सिंपल और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो सर करेक्ट करिएगा। हम जो खाना हमने जो भोजन ग्रहण किया, जी, उस खाने में जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन आइटम है, वो हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स में ब्लड के द्वारा जाते हैं। जो भी न्यूट्रिशन है वो, अब जैसे हाथ है, बॉडी का, ये हाथ का ग्रोथ होगा, बॉडी का ग्रोथ होगा, माइंड का डेवलपमेंट होगा। नेचुरल वे में जो आपके पिता या माता की जो हेरिडिटी है, जो आनुवांशिक गुण है, उसके हिसाब से कोशिकाओं में वृद्धि होती है, जो सर आपने बताया। जी। अब कोई एक पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट में एबनॉर्मल, यानी उसमें ज़्यादा वृद्धि होने लगे, तब होगा क्या कि जो प्रोटीन, विटामिन्स पूरे बॉडी में जाना है, वो पर्टिकुलर एक एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, ज़्यादा ग्रोथ होगा। तो उससे बॉडी की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होगी, आपको असुविधा जी। होगी। ये इसी को हम अगर कहें तो ये सही होगा सर ये? हाँ, काफ़ी हद तक ये सही है आपकी बात। क्या होता है कि जब जो कोशिकाओं का जो कार्य होता है, जो अनियंत्रित हो जाता है, तो वो जी, कार्य भी प्रभावित हो जाता है। जी, उस ऑर्गन का या उस शरीर के उस भाग का जो शरीर में योगदान है, जो उसके फंक्शंस हैं, वो डीअरेंज हो जाते हैं, तो वो फंक्शन की पूर्ति भी नहीं होती, तो इससे शरीर का संतुलन खराब हो जाता है जी। और असंतुलित मात्रा में जो उनका न्यूट्रिशन कैंसर कोशिकाएँ ग्रहण कर लेती है, उस वजह से शरीर के बाकी हिस्सों के न्यूट्रिशन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। अब इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि सर कैंसर का इलाज संभव है। बिल्कुल संभव है। ये इस पे आप थोड़ा बताएँ, क्योंकि मानसिक रूप से जैसे ही किसी को पता चलता है कि आपको कैंसर हो गया है, फलाँ डॉक्टर ने कह दिया, तो लोगों को ऐसा लगता है कि अब तो पता नहीं मेरा क्या जी। होगा। आप काउंसलिंग भी काफ़ी अच्छी करते हैं, आप बहुत सारे काम किए, हम उस पे डिस्कस करेंगे, बट सिर्फ़ इतना बताइए कि सर इसमें रिकवरी का, या बच जाऊँगा, मैं ज़िंदा बचूँगा,
उसके बारे में सर कैसे क्या कहेंगे उस बारे में? कैंसर इज़ क्यूरेबल। जी, हम इसी सोच के साथ कार्य करते हैं और जो पहले से जो भ्रांतियाँ हैं समाज में, जागरूकता का जो अभाव है, कैंसर के इलाज के बारे में ना जानना या कैंसर के बारे में ना जानना, ये कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से लोगों में बहुत सारी गलत भ्रांतियाँ हैं कैंसर को लेकर। और ये गलत भ्रांतियाँ कहीं न कहीं कैंसर डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन में बाधा बनती है। जी, कैंसर का जो डिटेक्शन समय रहते हो जाना चाहिए, वो कहीं न कहीं इन सब कारणों की वजह से दूर हो जाता है। हम अर्ली डिटेक्शन नहीं कर पाते हैं या लोग अ, डर की वजह से छुपते हैं या एक्सेप्टेंस जो बोलते हैं कि वो कैंसर होने के बाद भी लोगों में ये आता नहीं है कि हाँ, मान नहीं मुझे भी हो पाते सकता है। हैं, वो अपने आप जी, को कन्विंस नहीं कर पाते जी, कि भई जी। मुझे हो गया तो है। इन सब जी, चीज़ों की वजह से अल्टीमेटली ये होता है कि पेशेंट का जो ओवरऑल जो डिटेक्शन है वो लेट होता है और जितना अर्ली डिटेक्शन होगा कैंसर में उतनी उसकी पूर्णतः ठीक होने की संभावनाएँ प्रबल होती है। जी, तो जितना अर्ली डिटेक्शन होगा उतना क्योर रेट अच्छा होगा। एक सामान्य अगर सिनेरियो में बात की जाए जी, और कैंसर अपने आप में किसी एक बीमारी का नाम नहीं है, कैंसर एक मेडिसिन का सब्जेक्ट है। जी, तो यहाँ पे हर हर शरीर के जितने अंग हैं, जितनी कोशिकाएँ उतने प्रकार के कैंसर हो कैंसर हो सकते हैं। सकते हैं। जी, तो लोगों में ये जागरूकता नहीं है कि कैंसर मतलब किसी जो सामान्य हम देखते हैं कि मरीज की सोच ये होती है कि कैंसर मतलब केवल एक बीमारी। तो जी, कैंसर में हज़ारों तरह के कैंसर हो सकते हैं, उनके सब टाइप होते हैं। जी, हम उस सबका पे प्रभाव अलग आएँगे होता सर। है और सबके ट्रीटमेंट ऑप्शन भी डिफरेंट होते हैं। जी, तो कैंसर बिल्कुल क्यूरेबल है, जितना अर्ली इसका डिटेक्शन होगा उसका क्योर रेट उतना ही अच्छा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना जल्दी आपकी बॉडी में, शरीर में कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, तो तुरंत आप अपने नज़दीकी जो भी डॉक्टर हैं, उनसे जाके मिलें, उनको दिखाएँ, उनको बताएँ। क्योंकि जो डिटेक्शन की बिल्कुल। बात हो रही है कि पहचान करना, जी, ये पहचान लेना कि भई मुझे डॉक्टर साहब ने कहा या कि हमें कैंसर हो सकता है, तो उसका इलाज इतना जल्दी शुरू हो जाएगा तो आप उसमें अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। बिल्कुल। अब सर आते हैं कैंसर जैसे आपने कहा जितने शरीर में अंग हैं, उनमें कोशिकाएँ हैं और उन कोशिकाओं में एब्नॉर्मैलिटीज़ हो सकती हैं और उतने टाइप के कैंसर हो सकते हैं। जी, बट अगर हम मुख्यतः देखें तो महिलाओं में और पुरुषों में, जी, तो पहले हम आते हैं महिलाओं के बारे में। महिलाओं में किस प्रकार के मुख्यतः कौन-कौन से कैंसर होते हैं जो समाज में लोग बात नहीं करना चाहते जी, या जानना नहीं चाहते या उनको डर लगता है क्योंकि एक महिला को अगर कैंसर होता है तो 2 परिवार बिखर जाते हैं। एक बिल्कुल सही उसके बात है। माँ के घर का और एक उसके ससुराल का। तो महिलाओं के बारे में पहले बात करते हैं सर, किस प्रकार के कैंसर महिलाओं में आप देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और जो परिप्रेक्ष्य है महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ कि महिलाएँ परिवार की पूरी ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चलती हैं और कहीं न कहीं महिलाओं में ये जो हमारे भारतीय परिवेश में है या हम जिस एरिया में रहते हैं या बस्तर के परिवेश में, महिलाओं के मन में ये सोच चलती रहती है कि अगर मुझे कैंसर हो गया, तो मैं कैंसर का इलाज कराने जाऊँगी तो परिवार के सारे संसाधन मेरे ऊपर खर्च हो जाएँगे। जी, तो ये एक सोच हो गई। दूसरी सोच जो हम देखते हैं सामान्य तौर पे छुपाने की जो समस्या है, मरीज़ मतलब छोटा-सा अगर छाला भी हुआ है तो उसको छुपा के चलते हैं और फिर जब वो बहुत एडवांस हो जाता है तब वो परिवार को दिखता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाओं के साथ जुड़ी हुई है। तो दूसरा जो आपका सवाल है कि महिलाओं में कौन से कैंसर जो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं तो हमारे जो इंडियन स्टैटिस्टिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो स्तन कैंसर है वो भारतीय महिलाओं में सर्वप्रथम स्थान पर है। सबसे ज़्यादा भारतीय महिलाएँ स्तन कैंसर से प्रभावित हैं। दूसरे स्थान पर हमारे जो महिलाएँ भारतीय महिलाएँ जो प्रभावित हैं कैंसर से, उसको हम कहते हैं सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुँह का कैंसर या ग्रीवा कैंसर कहते हैं। जी, तो ये 2 कैंसर है। तीसरा जो होता है महिलाओं में जो मुख्य कैंसर है वो अंडाशय का कैंसर है। ये 3 कैंसर ऐसे हैं जिनकी पहचान बड़ी साधारण तरीके से बिना किसी बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए की जा सकती है। इसके लिए कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर या बहुत बड़ी मशीनों की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन 3 कैंसर का पहचान बहुत अर्ली स्टेज में बहुत सामान्य तरीके से की जा सकती है और हमारे शासन के चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनकी तरफ से जो कैंसर स्क्रीनिंग जो कार्यक्रम चल रहे हैं, तो वो कार्यक्रम भी इन्हीं कैंसरों की पहचान को मद्देनज़र रखते हुए चलाए जा रहे हैं। तो इन कैंसर का डिटेक्शन बहुत ईज़ी है, इनका कैंसर का अर्ली डिटेक्शन करके इनका ट्रीटमेंट भी बहुत ईज़ी है। जी। तो सबसे पहले जैसे आपने कहा कि हमारी माताओं में, हमारी बहनों में या हमारे घर में जो महिलाएँ रहती हैं, ख़ासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप हम देखें, एक संकोच होती है कि स्तन के बिल्कुल, कैंसर को लेकर के हम कैसे
बात करें, कैसे बताएँ, किसको बताएँ? क्योंकि पति को तो बताया जा सकता है, जी। उनसे बात हो सकती है, पर घर में, परिवार में तो ये आपके केसेस आते होंगे, बहुत सारे आपके अनुभव हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरह से महिलाओं को अगर किसी को ऐसा तकलीफ हो रही है छाती में, सीने में, स्तन में, तो किस तरह से उनको जो है हमें डॉक्टर को बात करनी चाहिए या किस तरह से उनको प्रयास करने चाहिए कि वो अपनी समस्या बता सकें? इसमें सबसे ज़रूरी कार्य जो जहाँ से हमें शुरुआत करनी चाहिए वो है जागरूकता। जी, जैसे स्तन कैंसर के बारे में अगर हम जा लोगों को जागरूक करेंगे, स्व-परीक्षण स्तन का स्व-परीक्षण के बारे में जागरूक करेंगे, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन या किसी सेवा प्रदाता से जो स्तन की जाँचें समय-समय पर करवाने के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे, तो निसंदेह स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग बहुत जल्दी होगी, अर्ली स्टेज में डिटेक्शन होगा और संसाधन कम व्यर्थ होंगे इलाज जी, के दौरान। अर्ली डिटेक्शन होगा तो मरीज की इलाज बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है और शासन के भी संसाधन बचेंगे, पब्लिक जो रिसोर्सेस है उनका जो एक्सपेंडिचर है वो भी बचेगा। तो अर्ली डिटेक्शन के लिए जागरूकता सबसे बड़ा औजार है। जितना हम लोगों को जागरूक करेंगे उतना हमारा अर्ली डिटेक्शन बढ़ेगा और उतने ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे। जी। तो आप देखें हॉलीवुड में भी, विदेशों में भी आप देखेंगे कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जी। जिनको ये हुआ और उन्होंने काफ़ी अवेयरनेस किया। बट अगर हम बात करें कि क्या ये माताओं में जो स्तनपान कराती हैं, जिनके बच्चे हैं छोटे, उनमें ज़्यादातर देखने मिलता है या जो अविवाहित हमारी बहनें हैं या जो लड़कियाँ हैं, उनमें इस तरह के केसेस ज़्यादा देखने मिलते हैं सर? इसका देखिए स्तन कैंसर में ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो प्रोटेक्टिव है। मतलब क्या होता सुरक्षा, था जी। जब हम आज से 20-25 साल पहले भारत जो था, उस परिदृश्य में बात करें तो बच्चे ज़्यादा पैदा होते थे, माताएँ स्तनपान बहुत अच्छे से कराती थी, बहुत लंबे समय तक कराती थी। अभी जो अर्बनाइज़ेशन हुआ है, उसमें हमने कुछ पाश्चात्य संस्कृति को फ़ॉलो करना चालू किया है। अब हमारे यहाँ लेट मैरेजेस हो रही है, कम बच्चे पैदा करना या कामकाजी महिलाएँ स्तनपान नहीं कराती, तो ये कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो जैसे-जैसे हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जाते जा रहे हैं, वैसे-वैसे हमारे समाज में स्तन कैंसर के प्रकरण बढ़ते जा रहे हैं। तो एक ये कारण है जिसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और जो आप सेकंड क्वेश्चन आप पूछ रहे थे कि ब्रेस्ट फीडिंग प्रोटेक्टिव है स्तन कैंसर के लिए एक बचाव का तरीका है। जितना लंबा ब्रेस्ट फीडिंग रहेगा, जितने ज़्यादा बच्चों को दूध पिलाया जाएगा, उतना कैंसर रिस्क कम होता है। एक विशेष कैंसर का सब टाइप है स्तन कैंसर में जो पूर्णतः जेनेटिक डिसऑर्डर पे डिपेंड करता है, जेनेटिक इनहेरिटेंस पे डिपेंड करता है जिसको हम BRCA1, BRCA2 जीन के नाम से जानते हैं। जी, तो ये माता से पुत्री में या 2 सगी बहनों में जाता है। इसको फर्स्ट डिग्री प्राइमरी रिलेटिव कहा जाता है ये ना। जी, तो इस पर किसी प्रकार का कोई ये जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है ये कार्य नहीं करता और जो आप हॉलीवुड एक्टर की बात कर रहे हैं एंजेलिना जोली वो भी इससे प्रभावित थी। तो उन्होंने अपनी दोनों स्तनों को सर्जरी के द्वारा निकलवा लिया था, इस बीमारी को होने ही ना दिया, जी, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव मस्टेक्टॉमी। जी, तो ये कुछ परिस्थितियाँ लेकिन इनका अनुपात बहुत कम है। जी, ये मुश्किल से 5% से भी कम केसेस ऐसे होते हैं, जी, तो इनके विषय में बात ज़्यादा नहीं की जाती, बाकी जो सामान्य जो ज़्यादा प्रकरण आते हैं, उनके विषय में ज़्यादा बात की जाती है। जी, हाँ, ये भी आज के समय ये अर्ली डिटेक्शन मतलब ये कैंसर जो है, ये कम उम्र में हो जाते हैं, जो जी, जेनेटिक इनहेरिटेंस के कारण से होते हैं। इनका सामान्य तौर पर जो डिटेक्शन है, वो कम उम्र की महिलाओं में भी हो जाता है। जी। तो अ, 2-3 बातें निकल के आई हैं सर। सबसे पहले कि ऐसी माताएँ जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनको स्तनपान कराती हैं, तो जितना ज़्यादा आप स्तनपान कराएँगे अपने बच्चे को, तो उतना उसकी इम्यूनिटी बच्चे के भी स्वास्थ्य पे बहुत बढ़िया जो है बच्चे के उसके लिए भी लिए लाभदायक प्रोटेक्टिव है। जी, होगा। जी। दूसरा कैंसर भी आपको जो सेल्स में जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या समस्या हो सकती है, वो भी नहीं होगी। पर सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जो अविवाहित महिलाएँ हैं या हमारी बहनें हैं, लड़कियाँ हैं, उनमें भी चांसेस रहते हैं या ज़्यादातर जो बच्चे वाली महिलाएँ जिनकी माँ हैं, माताओं को इस तरह से होता है? अ, स्तन कैंसर के जो ज़्यादातर प्रकरण हैं, उनमें ये इसका जो सीधा-सीधा कारण होता है, महिलाओं में उपस्थित एक हार्मोन होता है, जिसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं। जी, तो जितना स्तन की कोशिकाएँ उस हार्मोन के प्रभाव में जितना ज़्यादा लंबा समय रहेंगी उस प्रभाव में, उतना उनमें कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। जी, तो सीधी-सीधी तौर पे ये देखा जाता है कि अगर गर्भ धारण करती है कोई महिला, तो उस अवधि में गर्भ धारण की अवधि में एस्ट्रोजन का एक्सपोज़र कम हो जाता है। जी, जितना समय तक वो
स्तनपान करवाती है, इस हार्मोन का जो इन्फ्लुएंस है स्तन की कोशिकाओं पे, वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोटेक्टिव है। तो जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हार्मोन का इन्फ्लुएंस की जो ड्यूरेशन है, वो बढ़ती जाती है। तो उम्र के साथ-साथ कैंसर होने की संभावनाएँ बढ़ती जाती है। हाँ, ये सर बहुत बढ़िया आपने बताया कि ऐज बढ़ती जाएगी तो जी, चांसेस बढ़ते बढ़ते जाएँगे, तो जाएँगे। इसलिए आपको चेक करवाना चाहिए एक बार जी। जाके साल में 6 महीने में या क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए सर? जो हमारे नेशनल प्रोग्राम्स हैं स्तन कैंसर स्क्रीनिंग में, वो कहते हैं कि 40 साल से ऊपर की हर महिला को साल में 2 बार अपना मैमोग्राफी कराना चाहिए। जी, बट हम जो अपने मरीजों को जागरूक करते हैं, वो ये कहते हैं कि आप माहवारी के हर 5वें दिन में स्तन परीक्षण करिए। अपने स्तन की जाँच स्वतः करिए। जी, इसको हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन कहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि माह में हर 5वें माहवारी के दिन में महिला अपने स्तन और अपने एक्जिला की, जिसको काख भी कहते हैं हिंदी में, उसकी खुद से जाँच करे। यदि उसमें कुछ असामान्य गठान, लम्प या असामान्य द्रव का स्त्राव अगर निप्पल से निकलता हुआ पाया जाए, तो उन्हें तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना चाहिए। देखिए ये ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं, ये ऐसी भावनाएँ मतलब बातें हैं जिनको हमको बात करनी चाहिए, हमें जी, समाज के सामने बिल्कुल। लाना चाहिए क्योंकि इससे हमारी ज़िंदगी, हमारी बहनों की, हमारी माताओं की, सबकी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण ये पहलू है, तो इस पे संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसको समझने की ज़रूरत है जी, और समाज में जागरूकता फैलाने की बात है, जैसे सर आप कह रहे थे। तो ये तो एक यहाँ से एक शुरुआत होती है। उसके बाद अगर हम दूसरा जो कैंसर आप बता रहे थे गर्भाशय का, अ, स्तन कै सर्वाइकल कैंसर। जी सर्वाइकल, तो जी। उसके बारे में बताइए उसके क्या कारण होते हैं और क्या है क्या वो? एक सामान्य हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए? गर्भाशय का मुँह, जिसको हम हिंदी में ग्रीवा और इंग्लिश में सर्विक्स कहते हैं। जी, तो सर्विक्स का जो कैंसर है, उसमें बदलाव आते हैं, उसमें कोशिकाएँ अनियंत्रित रूप से बढ़ने लग जाती है, जिस वजह से माहवारी के बीच में रक्त का स्त्राव होना, सफ़ेद पानी जाना, सफ़ेद पानी के साथ बदबू का होना, तो ये कुछ कारण हैं। माहवारी के मध्य में स्त्राव होना या सहवास के बाद रक्त स्त्राव या दर्द होना, माहवारी बंद होने के बाद भी दोबारा से स्त्राव चालू हो जाना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिस यदि ये उपस्थित है तो ये क्या सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना को दर्शाते हैं। तो इसका भी जो स्क्रीनिंग है, सर्विक्स कैंसर का स्क्रीनिंग या गर्भाशय के मुँह के कैंसर की स्क्रीनिंग या ग्रीवा कैंसर का स्क्रीनिंग बहुत सामान्य है। ये हमारे गर्भाशय का मुख्य द्वार है। जी, तो कुछ ऐसे छोटे-मोटे औज़ार हैं जिसको हम स्पेकुलम कहते हैं, उनकी सहायता से और एक टॉर्च की सहायता से देखा जा सकता है। ये नंगी आँखों से देखे जाने वाले कैंसर हैं। जी, तो वो उनकी देख के और कुछ ऐसे तरीके हैं जिनकी सहायता से हम इसकी पहचान आराम से कर सकते हैं। उसमें पैप स्मेयर हो गया, हम वहाँ से एक स्क्रब करते हैं, छोटा-सा एक सैंपल ले लेते हैं और जी, कोशिकाओं की जाँच कर लेते हैं कि उनमें किसी प्रकार के कैंसर के बदलाव तो नहीं दिख रहे हैं। जी, तो बहुत सामान्य सी जाँचें होती हैं जो लगभग छोटे-छोटे स्वास्थ्य केंद्रों में भी उपलब्ध होती है। कुछ हम अभी जो गवर्नमेंट के जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं गर्भाशय के मुँह के कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए विजुअल इंस्पेक्शन अंडर एसिटिक एसिड, जिसको हम वीआईए भी कहते हैं। जी, तो ये जो सर्वाइकल कैंसर होने की जो प्राथमिक अवस्थाएँ होती हैं, जो प्री कैंसरस स्टेजेस होती है, जी, तो उनमें भी हम पहचान कर सकते हैं और उनको कैंसर में कन्वर्ट होने से पहले ही उसका निदान कर सकते हैं। जी, तो ये सभी जिला अस्पतालों में आज की तारीख में उपलब्ध हो गई है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में वीआईए परीक्षण जो है हमारी नर्सिंग स्टाफ, हमारे आरएचओस कर रहे हैं। जी, तो ये हर 30 वर्ष से ऊपर की महिला को साल में 1 बार ये कराना चाहिए। जी, तो और यदि किसी महिला को इस प्रकार के लक्षण हैं, तो उनको तो बिल्कुल अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना परीक्षण करवाना चाहिए। जी। तो सर ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको जैसे आपने ही कहा कि सबसे पहले जैसे ही आपको कोई तकलीफ होती है, कुछ दिक्कत होती है, तुरंत अपने जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है, अस्पताल है, वहाँ जा कर के आप दिखाएँ, चेक करवाएँ, बिल्कुल शर्माएँ नहीं, संकोच बिल्कुल भी ना करें क्योंकि आपके जीवन का सवाल है और न केवल आपके जीवन का सवाल है, आपके परिवार, आपके आस-पास सब लोग प्रभावित होते हैं उससे, समाज प्रभावित होता है। सर अब ये समझना चाहते हैं आपसे कि कैंसर की स्टेजेस जो आपने कहा अर्ली डिटेक्शन तो जी। कितने स्टेजेस होते हैं? और अगर हम किस स्टेज पे जल्दी पहचान करवा लें या चेक करवा लें तो हम जल्दी ठीक हो जाएँगे? उसके बारे में प्लीज़ बताइए सर। सामान्य रूप से जो कैंसर की स्टेजेस की हम बात करते हैं या जनमानस में जो इसके प्रति जो जानकारी है उसको मैं थोड़ा सिंपल तरीके से बताना चाहूँगा कि हम जी, मुख्यतः 4
स्टेजेस में कैंसर को बांटते हैं। स्टेज 1 और स्टेज 2 को हम अर्ली स्टेज कहते हैं जी, सामूहिक रूप से। जी, स्टेज 3 और स्टेज 4 को हम लेट स्टेज बोलते हैं। तो जो कैंसर स्टेज 1 में डायग्नोस हो रहा है, मोटे तौर पर उन कैंसर का इलाज सिंगल मॉडेलिटी से होता है। जी, सिंगल मॉडेलिटी का मतलब ये होता है कि केवल और केवल सर्जरी से वो बीमारी ठीक हो जाएगी। जी। यदि वो स्टेज 2 में डिटेक्ट हो रहा है तो उसमें एक आध मॉडेलिटी और ऐड हो सकती है। मान लीजिए सर्जरी के साथ-साथ उससे कीमोथेरेपी की आवश्यकता हो गई। तो ये जो एंजेलिना जोली वाली जो आप बात बता रहे थे, अ, उनका स्टेज 1 में ही था, उन्होंने फिर नहीं, वो स्टेज 1 भी नहीं था, वो प्रोटेक्टिव मस्टेक्टोमी अच्छा, करवाया उन्होंने था कहा उन्होंने। कि हमको हो ही ना, हो ही इससे ना, पहले ही हम जी, ऑपरेशन क्योंकि करके उन्हें कैंसर होने की संभावना बहुत प्रबल थी क्योंकि अच्छा, मैटरनल जीन इनहेरिटेंस था उनको, तो जी। उन्होंने होने से पहले ही वो करवा लिया था। तो वो बॉडी का पार्ट ही उन्होंने वो जो जी, है वो कटवा दिया, उसको जी, अलग करवा दिया। तो उस केस में सर क्योंकि मानसिक एक हेल्थ भी बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु है। सर किस तरह से मानसिक रूप से जुड़ते हैं? क्योंकि ये थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं, फिर सर हम आगे बढ़ते हैं जी। थर्ड एंड फोर्थ स्टेज पे। जी, जैसे कैंसर में अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्शन हो जाता है तो सिंगल मॉडेलिटी से उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। जी, तो ये मरीज के लिए भी बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल ऐसे हैं कि ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन कम होंगे, ट्रीटमेंट कॉस्ट कम होगी और सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल है। सोसाइटी के भी जो रिसोर्सेस है वो कम उपयोग में जाएँगे। जी, तो हर सभी के लिए ये बहुत अच्छा रहता है जब अर्ली डिटेक्शन होता है। जी, क्योंकि सोर्सेस जो हैं, रिसोर्सेस जो हैं वो सामूहिक रूप से सबके हैं। तो जी, यदि हम अर्ली डिटेक्शन करते हैं तो हमारे खुद के सोर्सेस बचते हैं। मरीज को भी बेनिफिट मिलता है कि उसको ट्रीटमेंट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बहुत कम होते हैं, जी, कॉस्ट बचती है। तो सबके लिए अच्छा है कि अर्ली डिटेक्शन हो और हमारा जो जागरूकता अभियान चल रहा है, चाहे वो स्क्रीनिंग के माध्यम से हो, चाहे हम सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे या समाज के अलग-अलग वर्गों के साथ मिलकर जो जागरूकता फैलाते हैं, वो उसका उद्देश्य हमारा यही है कि हम अर्ली डिटेक्शन को बढ़ाएँ। जी, ये देखा जाता है कि जो 70 से 80% केस जो भारतीय परिवेश में डिटेक्ट होते हैं, वो स्टेज 3, स्टेज 4 में डिटेक्ट हो रहे हैं। जी, तो हम वेस्टर्न कंट्री से बहुत पीछे हैं इस मामले में और हम इस पे बहुत एफर्ट भी कर रहे हैं। आप लोगों के सहयोग से ये आगे और सुधरेगा। जी। देखिए हम तो सर एक्चुअली चाहते यही हैं कि हमारी जो माताएँ-बहनें हैं क्योंकि अभी हम महिलाओं में जो होने वाले कैंसर के जी, दूसरे टाइप के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको ये जागरूकता फैले। हमारे जो सोशल वर्क के स्टूडेंट्स हैं या सोशल सेक्टर में काम करने वाले जो एक्टिविस्ट हैं, उनमें भी कहीं न कहीं एक जागरूकता फैले और वो समाज में इन मुद्दों पे जो काम कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं, वो इन चीज़ों को गंभीरता से लें क्योंकि इसमें जीवन का सवाल है और एक परिवार के अगर मैं देखूँ कि महिला की एक जो भूमिका होती है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। न जी, केवल महिला बल्कि पुरुष की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, परंतु कहीं न कहीं केंद्र बिंदु में आप देखें तो महिलाएँ रहती हैं। बिल्कुल सही बात है। जी, महिलाओं की वजह से पूरा परिवार डिस्टर्ब हो अगर घर की महिला को ही कैंसर हो जाए, जी, तो उस महिला के साथ में घर का जो भरण-पोषण की जवाबदारी जिस व्यक्ति पे है, वो व्यक्ति उसके इलाज के दौरान उसके साथ में रहेगा, उसकी जी, आजीविका भी प्रभावित होगी, जी, बच्चों का भरण-पोषण, पढ़ाई सब कुछ प्रभावित होता है। जी, तो ये कहना बिल्कुल सच है कि यदि घर की महिला को कैंसर हो जाए, तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। आर्थिक रूप से भी प्रभावित होता है और मानसिक रूप से भी प्रभावित होता है। जी। तो सर ये तो हो गई महिलाओं के बारे में बात कि उनको किस तरह से कैंसर कितने प्रकार हैं और इसमें अंत में अगर हम देखें महिलाओं से संबंधित तो हमें जितना जल्दी हो सके वो जाके जाँच करानी चाहिए, पता लगाना चाहिए। सरकारी अस्पताल में जो है जाके वहाँ इलाज करवाना चाहिए। अब आते हैं पुरुषों के बारे में। पुरुषों में किस तरह के कैंसर होते हैं जनरली प्रायः जो आप लोग केसेज़ देखते हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए? भारतीय परिवेश में जो पुरुषों में मुख्य कैंसर है, मुख और गले के कैंसर मुख्य हैं। इसका सीधा-सीधा कारण जो है, वो तंबाकू संबंधी उत्पादों का सेवन है, शराब का सेवन है, गुटखा, गुड़ाखू, ये कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो सीधे तौर पर अ, इसके ज़िम्मेदार हैं। जी, यदि हम भारतीय पुरुषों की तुलना वेस्टर्न कैंसर्स के साथ में करें तो जी, पाश्चात्य देशों में मुख के कैंसर, गले के कैंसर लगभग नहीं के बराबर हैं, बहुत रेयर हैं जी। और हमारे भारतीय परिवेश में या भारत में मुख और गले के कैंसर नंबर 1 पोज़ीशन पे है पुरुषों में। तो मतलब जी, प्लीज़ सर। ये सबसे बड़ा कारण है हम जो ये तंबाकू संबंधी उत्पाद हैं और मुख का स्वास्थ्य पे ध्यान ना देना जी, इन उत्पादों का सेवन करना, शराब का सेवन करना, ये सीधे तौर पर ज़िम्मेदार हैं। जी। तो देखिए हम लोग जब मूवी देखने जाते हैं,
तो अक्षय कुमार जी आते हैं जी, जी। और वो सिगरेट का भी वो करते हैं जी, और आप देखेंगे कि वहाँ कैंसर के लिए वो एक मूवी में दिखाया भी जाता है कि गुटखा खाने से आपके वोकल कॉर्ड और गले का और मुँह का जो है कैंसर हो रहा है और वो वोकल कॉर्ड काट के निकाला गया, फिर वो बोल नहीं पा रहे हैं, जी, जी। ऐसे तमाम केसेस। तो ये गुटखा खाने का या तंबाकू का सेवन गाँव में इनफैक्ट लोग गाँव में कहते हैं कि हमें टॉयलेट नहीं है, तो जी, प्रेशर बनाने के लिए हम खा रहे हैं। जी, और हम तो हमारे जो पूर्वज रहे हैं या जो बुजुर्ग लोग हमें तो कोई बीमारी नहीं हुई। हम तम्बाकू खाते आए हैं, जी, गुटखा हम खाते हैं जी, और जो लोग नहीं खाते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जी। तो इसके बारे में सर थोड़ा-सा एक अवेयरनेस के लिए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताइए प्लीज़? देखिए कैंसर का एक कारण जो होता है क्रॉनिक ट्रॉमा बोलते हैं। जी, लगातार एक ही जगह पे एक ही प्रकार की यदि चोट लगे इस कोशिकाओं को, जी, तो वो धीरे-धीरे समय के साथ कोशिका के प्रकार को उसके कार्य को बदल देती है जी, और वो कैंसर में परिवर्तित हो जाती है। जी, तो तंबाकू या तंबाकू संबंधी उत्पाद ये हमारी कोशिकाओं को लगातार चोट पहुँचाते हैं। इनके अंदर विभिन्न प्रकार के कार्सिनोजेन्स होते हैं। जी, तो ये कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करके उनके अंदर जेनेटिक लेवल पे कुछ बदलाव कर देते हैं और फिर वो कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होने लग जाती है और वो कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। तो जितना लंबा ड्यूरेशन रहेगा इन सब सब्सटेंस का यूज़ का, जितना लेंथ ऑफ स्टे रहेगा, जी, उसके अनुपात में ये कैंसर होने की संभावना बढ़ा देते हैं। जैसे देख लीजिए यदि कोई व्यक्ति गुटखे का सेवन करता है, दिन में 5-6 पाउच खाता है, तो उसके कैंसर होने की संभावना और एक ऐसा व्यक्ति जो गुटखे के साथ शराब का भी सेवन करता है, तो जो दूसरा व्यक्ति है जहाँ शराब और गुटखे का सामूहिक सेवन है, वहाँ 2+2 4 ना होके 2+2 16 हो सकता है। वाह! तो ये एक-दूसरे के प्रभाव को बहुत कई गुना बढ़ा देते हैं। जी, तो ऐसे व्यक्तियों में हम देखते हैं कई बार 20 साल के, 25 साल के बच्चे, जी, उनको भी मुँह का कैंसर हो गया है। तो जब उनकी हिस्ट्री हम लेते हैं तो हमें पता चलता है कि वो बच्चा 14 साल की उम्र से 15 साल की उम्र से गुटखे का सेवन कर रहा है, साथ में स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल भी ले रहा है। तो इन सब्सटेंस की वजह से कैंसर होने की संभावना बहुत कम उम्र में कैंसर होने की संभावना भी बहुत प्रबल हो जाती है। ये तो सर अगर हम बात करें जो गुटखा रेगुलर खा रहे हैं हमारे छोटे भाई-बहन या गाँव के युवा, शहरों में तो गुटखा का केस तो जनरली हाँ, कम आता होगा। जी। बट गाँव के जो खाते हैं तो उनको पता कैसे चलेगा? वो कैसे जा कर के डॉक्टर के पास चेक करवाएँगे? सिम्पटम्स क्या होते हैं? मैं ये जानना चाह रहा था कि जी। जाके हम चेक करवा बहुत सकें। अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए कैंसर के पहले कुछ प्री कैंसरस स्टेजेस होती है, कुछ ऐसी कंडीशंस डेवलप होती है जो ये इशारा करती है कि यदि हम अब नहीं रुके तो हम कैंसर की तरफ जा सकते हैं। जी, तो इनको प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस या प्री कैंसरस कंडीशंस बोला जाता है। सामान्य भाषा में अगर बताना चाहूँ तो यदि कोई व्यक्ति इन पदार्थों का सेवन कर रहा है, तो उसके मुँह में कुछ बदलाव आएँगे। मुँह के अंदर सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस होगा, जी, मतलब तनाव आएगा और उनके मुँह को ओपन करने में दिक्कत होगी, मुँह में छाले हो जाएँगे, खाने-पीने में दिक्कत होने लगेगी, मुँह खुलना कम हो जाएगा, सफ़ेद चकत्ते होना, लाल चकत्ते होना या कत्थे कलर के निशान होना मुँह के अंदर, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो यदि होने लगे हैं तो मरीज़ को तुरंत सचेत हो जाना चाहिए कि उसे तुरंत ये सब चीज़ों का सेवन बंद करके इन सब कंडीशंस का ट्रीटमेंट चालू करवा लेना चाहिए। ल्यूकोप्लेकिया, मेलानोप्लेकिया, इरिथ्रोप्लेकिया इसका साइंटिफिक नाम है। तो जी। ये कंडीशंस पहले डेवलप होती है और कई बार ये कंडीशंस जो हैं ये मरीज़ को इशारा करती है कि उन्हें अभी अपनी स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए और इन पदार्थों का सेवन तुरंत बंद करना चाहिए। जी, तो ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन कई बार रिवर्सिबल भी होती है। जी। ये मौका देती है आपको कि आप अभी यदि इन रुक पद जाइए अभी, जी। मतलब अभी ठीक हो जी, जी, जी। सकता है। जी, अभी आप चाहें तो एक अपने आप को रोक बचा सकते हैं सकते हैं। कैंसर के प्रकोप में जाने से। जी। तो एक ये हो गया, उसके बाद मुँह से फिर अगर हम आएँ तो मैंने थोड़ा देखा कि आप काफ़ी लगे रहते हैं, काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं। ये लंग्स का कैंसर भी होता है, ब्लड का कैंसर भी जैसे आपसे अभी बात हो रही थी, तो जी। पुरुषों में और किस टाइप के कैंसर से थोड़ा ब्रीफ में जी, जैसे पुरुषों में मुख और गले के कैंसर के अलावा जो कॉमन कैंसर्स हैं वो लंग कैंसर है। लंग कैंसर इनफैक्ट पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं में भी कॉमन है। जी, लंग कैंसर के साथ-साथ जो बुजुर्ग हमारे पुरुष हैं उनमें प्रोस्टेट का कैंसर भी काफ़ी कॉमन है। जी, उसके साथ अन्य जो कैंसर हैं जो पुरुषों में है वो आपके टेस्टिकुलर कैंसर हैं, वो जी, भी काफ़ी कॉमन है। और लिम्फोमा है, ब्लड कैंसर में जो कॉमन है वो एक तरह के लिम्फोमा के कैंसर्स हैं, ल्यूकेमियास हैं। ये इतने कॉमन नहीं है बट ये भी बहुत पर्याप्त मात्रा में हमारे पास मरीज देखने को मिलते हैं। जी। तो
अब फेफड़ों पे अगर आप लंग पे आ गए हैं, तो हमारा जो पिछला 3-4 साल रहा है 2018-19 से कोविड का समय रहा है। जी, और प्लीज़, कहते प्लीज़। थे कि 2 चीज़ें थी, एक तो ब्लड में ये बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल था और लंग्स वो बेकार हो जाते थे, उसमें इन्फेक्शन हो जाता था और बीमारी होती थी। हालाँकि ट्यूबरकुलोसिस टीबी में भी आप देखेंगे कि बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो कोविड-19 के दौर में आपने तो सर टेलीमेडिसिन और बाकी तरह से हमारे जितने भी भारत के डॉक्टर्स हैं उन्होंने सेवा दी अपनी। जी। बट लंग्स के बारे में थोड़ा सर बताइए कि किस तरह से सिम्पटम्स आते हैं, दिखते हैं कि तुरंत हमें ले जाके डॉक्टर के पास में या अस्पताल में चेक करवाना चाहिए? फेफड़ों के कैंसर में जो लक्षण आते हैं, छाती में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना, खांसी के साथ खांसी होना या खांसी के साथ खून का आना, तो ये ऐसे लक्षण हैं जिनकी सहायता से यदि ये उपस्थित है तो हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए। साथ साथ में यदि उक्त व्यक्ति में कुछ हाई रिस्क फीचर्स हैं जैसे स्मोकिंग वगैरह या वो माइन वर्कर है, जी, तो ऐसे कुछ लक्षण यदि उपस्थित है तो बिल्कुल एक दिमाग में ये रखना चाहिए कि लंग कैंसर भी ये हो सकता है। जी, तो लक्षण वजन का कम होना और उसके किसी कारण का ज्ञात ना होना, वजन क्यों कम हो रहा है, लंबे जी, समय से वजन कम हो रहा है, साथ में खांसी आ रही है, खांसी के साथ खून का आना, छाती के किसी हिस्से में या छाती में दर्द का होना, ये लक्षण ही है। ये लक्षण लंग कैंसर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। जी। तो ये पुरुषों के बारे में जो कैंसर होते हैं, उनमें जो पाए जाते हैं केसेस, उनके आधार पे सर आप बता रहे थे। अब आते हैं सर कि खर्चा, जी, क्योंकि एक सामान्य परिवार या गाँव में रहने वाले लोग जो हैं, हमारे भाई-बहन या जो भी लोग हैं, उन लोगों को कितना आता है सर एक टाइप ऑफ कैंसर को ध्यान में रखकर अगर हम बात करें, जैसे महिलाओं की पहले बात करें कि स्तन में कैंसर हो गया है तो कितना समय लगता है रिकवर होने में, ठीक होने में और कितने खर्चा एक एप्रोक्सिमेटली आता है? अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो और सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो? देखिए, खर्चे का सीधा-सीधा संबंध डिटेक्शन के ऊपर है। यदि अर्ली डिटेक्शन है, तो निस्संदेह खर्चा भी बहुत कम है। जी, जैसे-जैसे डिटेक्शन लेट होता जाएगा, खर्च भी बढ़ता जाएगा। जी, और रही बात गरीबों के लिए या ऐसे व्यक्ति जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निर्भर हैं, तो उन्हें खर्चा किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं आना चाहिए। शासन की बहुत सारी ऐसी योजनाएँ चल रही है जिनके बारे में यदि जिनका वो उपयोग करें तो खर्च से बिल्कुल पूरी तरह से बच सकते हैं। जी, आने-जाने, रहने-खाने के लिए भी सरकार बहुत सारी सुविधाएँ दे रही है। जैसे कुछ क्षेत्रों में या कुछ कैंसर अस्पतालों के बाहर सरकार ने ऐसे सराय या इस तरह की चीज़ें घर विकसित करी है जी, जहाँ रहना, खाना भी सरकार निःशुल्क उपलब्ध कराती है। तो खर्च अ, प्रा अ, निजी संस्थानों में खर्च सुविधाओं की क्वालिटी या सुविधाओं की वजह से जो आता है वो अलग विषय है, तो उस पे मैं नहीं जाऊँगा। जी, बाकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में या सरकारी कैंसर सेंटर्स में खर्च नहीं आता है, साधारणतः खर्च नहीं आता है। हाँ, ये है कि आने-जाने की असुविधाएँ, इलाज की अवधि के दौरान मरीज की जो आजीविका का नुकसान हो रहा है या मरीज के साथ जाने वाले परिजनों की आजीविका का जो नुकसान हो रहा है, जी, उसकी भरपाई या उसका नुकसान शायद हम आज भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं योजनाओं के ज़रिए। जी, तो इसे स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस विषय में भी मैं जागरूकता या सरकार जी, से कई बार हम अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे निवेदन करते हैं कि मरीज के साथ-साथ उसके परिजन की भी आजीविका जी, आजीविका प्रभावित होती है। तो जी, इस विषय पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी इलाज से संबंधित खर्च नहीं आता है। योजनाएँ इतनी विकसित हो गई है, योजनाएँ इतनी प्रभावी हैं कि आयुष्मान भारत हो गया या हमारा छत्तीसगढ़ शासन जो दे रही है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, जी, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना जिसमें कोई भी परिजन 20 लाख तक की सुविधा प्राप्त कर सकता है। तो जी, सुविधाएँ हैं, सुविधाओं के बारे में हम समय पे जागरूक भी करते हैं मरीज को और बहुत प्रभावी रूप से ये सुविधाएँ सरकारी अस्पतालों को, निजी अस्पतालों को भी मिलती है। तो खर्च मरीज की आजीविका का सवाल आता है, आजीविका प्रभावित होती है। जी। तो और सर ये टाइम कितना लगता है? जैसे आपने जी, कहा कि अगर हम जल्दी जाके जी, स्टेज 1 या स्टेज 2 में हम जाके डिटेक्शन करवा लेते हैं, पहचान करवा लेते हैं, चेक करवा लेते हैं, तो हमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि हम बच जाएँगे, जी। हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, हम ठीक हो सकते हैं। पर ओवरऑल देखें तो 6 महीने, 3 महीने, साल भर कितना समय लगता है ये जो चारों पाँचों कैंसर टाइप्स के हमने जो जी देखे? ये कैंसर पे निर्भर करता है कि कहाँ का कैंसर है, क्या कैंसर है, कौन से स्टेज में डिटेक्ट हुआ है। जैसे मैं अगर उदाहरण लूँ स्तन कैंसर का या सर्विक्स कैंसर का,
तो यदि स्टेज 1 है तो केवल सर्जरी से ठीक हो सकते हैं, इसमें कीमोथेरेपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्टेज 1 में यदि डिटेक्शन हो जाता है, ना कीमोथेरेपी की आवश्यकता पड़ेगी, ना रेडियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ेगी, जी, मोटे तौर पर बता रहा हूँ। जी, तो अ, केवल सर्जरी से ठीक हो सकता है, तो मरीज़ सर्जरी के बाद 10 से 12 दिन में पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। जी, सुचर निकलने के बाद वो अपनी दिनचर्या पे वापस जा सकता है। जी, तो केवल 15 दिन का इलाज हुआ। वहीं अगर वो स्टेज 3, स्टेज 4 में आता है तो सर्जरी के साथ-साथ कीमोथेरेपी हो सकता है 8 साइकिल लग जाएँ, 6 साइकिल लग जाएँ, तो हर 20-21 दिन में उसको कीमोथेरेपी करानी पड़ेगी। उसके बाद उनको रेडियोथेरेपी पे जाना पड़ेगा, तो उसमें अलग से 3 हफ्ते का रेडियोथेरेपी चलेगा। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट ड्यूरेशन लंबी हो जाएगी और सर्वाइवल रेट जो है अ, स्टेज 1 का जो रहेगा वो 15 साल तक उनके जीवित रहने की संभावना यदि 95% है, जी, तो तीसरे स्टेज में जाने के बाद वो 75% पे आ जाएगी। जी, तो ये कैंसर के प्रकार और उसके स्टेजेस पे सीधा-सीधा निर्भर करता है कि मरीज को इलाज कितनी लंबी अवधि तक इलाज पे रहना पड़ेगा और उसके सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो कितने प्रतिशत रहेंगे। जी। तो सर ये सारी बातें कहीं न कहीं हमें समाज में पहुँचाने की ज़रूरत है, लोगों में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है और वहीं आती है भूमिका एक सोशल सेक्टर में काम करने वाले बिल्कुल। सामाजिक कार्यकर्ता की। जी, अब हमारे जो एमएसडब्ल्यू के स्टूडेंट्स हैं, जो सोशल वर्क में स्टूडेंट डिग्री प्रोफ़ेशनली ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन लोगों की यहाँ भूमिका आती है कि आप जो सरकार की आप जिस भी राज्य में हैं, हर राज्य सरकार हमेशा ये देखेंगे कि उनकी योजनाएँ किसी न किसी माध्यम से ये रहती है कि कैंसर पेशेंट्स हैं या अलग-अलग जो बीमारियाँ हैं, उनके लिए योजना है। तो ये हमें ये जानना, ये पता लगाना कि हमारे राज्य में कौन-सी योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और उसका लाभ किस तरह से जो लोग हैं, जो इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, उन तक पहुँचाना। एक काम तो ये हो गया। दूसरा सोशल वर्कर की जैसे अब हम देखें भूमिका को, वहाँ और क्या भूमिकाएँ हो सकती हैं सर? वो आप थोड़ा-सा अगर हमारे व्यूअर्स को बताएँ प्लीज़? जी, बहुत अच्छा सवाल है। सोशल वर्कर ही हमारे ऐसे की पर्सन्स हैं जो सरकारी योजनाओं को मरीजों तक, आम जनता तक पहुँचाते हैं। जैसे किसी मरी परिवार में कैंसर डिटेक्ट हुआ है और वो परिवार अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जी, तो वो पहले ही रुक जाएगा इलाज के लिए जाने के लिए। वो पहले ही हार मान लेगा। वो ये सोचेगा कि अब तो कैंसर हो गया और इसमें बहुत लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं क्योंकि उसने यही सुन रखा है। तो वो आगे ही नहीं बढ़ेगा, वो अपने घर के दरवाजे से बाहर ही नहीं निकलेगा जी, और वो बीमारी को बढ़ाएगा। उसके पश्चात अल्टीमेटली हम एक अपने भाई-बहन को लॉस कर जाते हैं। जी, तो यदि उस व्यक्ति को पहले से इन योजनाओं की जानकारी होगी, तो वो डरेगा नहीं, वो हमारे पास आने से बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं। उसे विश्वास होगा कि उसके पीछे उसके साथ में सरकार है, जी, योजनाएँ हैं और वो इन योजनाओं का उपयोग करके अपने कैंसर का इलाज पूर्णतः निःशुल्क करवा सकता है। जी, तो यहाँ बहुत बड़ा योगदान है आप लोगों का, एमएसडब्ल्यू लोग जो सोशल वर्कर्स हैं उनका। तो वो अगर कैंसर के लक्षणों को जानेंगे और वो जागरूक करेंगे, वो सरकारी योजनाओं को निचले स्तर तक अगर पहुँचाएँगे जी। लोग, तो निस्संदेह हम जो उद्देश्य लेकर काम कर रहे हैं, उस उद्देश्य को पूरा करने में हमें बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। सर आपके यहाँ हॉस्पिटल में या जनरली हॉस्पिटल्स में ये काउंसलर्स जो रहते हैं वो क्या एमएसडब्ल्यू के स्टूडेंट्स के लिए जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ रहती हैं या काउंसलिंग कौन करते हैं सर आपके यहाँ? बिल्कुल रहती है। अलग-अलग जो प्रोग्राम चल रहे हैं सरकार के चाहे वो नेशनल हेल्थ मिशन के ज़रिए हों, चाहे भारत सरकार के हों, चाहे हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, राज्य के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चलो, उनमें कई जगह पे हम काउंसलर्स रखते हैं, चाहे वो एचआईवी के काउंसलर्स हों, चाहे वो एआरटी काउंसलर हो। तो काउंसलर बहुत बड़ा क्योंकि देखिए क्या होता है हम चिकित्सक हैं, हम मरीज़ को देखते हैं, उसकी बीमारी की बात करते हैं, कहीं न कहीं हम वो समय नहीं दे पाते हैं अपने मरीज़ को जो समय वो माँगना चाह रहा है हमसे या जो सवाल वो पूछना चाह रहा है, तो हम ट्रीटमेंट पर ज़्यादा फ़ोकस रहते हैं। मरीज़ की जो निजी समस्याएँ हैं, मरीज़ जो डर लेके आया है या जो वहम लेके आया है, वो खुल के कई बार हम लोगों से बात नहीं कर पाता। तो हम चाहते हैं कि वो हमसे अगर हेजिटेट हो रहा है बात करने में, तो हमारे जो भाई-बंधु बैठे हैं, जो काउंसलर का कार्य कर रहे हैं या एमएसडब्ल्यू का कार्य कर रहे हैं, हम उनके पास उनको भेजते हैं ताकि वो अपना समय दें और मरीज़ खुलकर उनसे बात करें और खुलकर अपनी समस्याएँ बताएँ। और ये एक चैनल का कार्य करते हैं, मरीज़ और डॉक्टर के बीच में जो एक विश्वास होता है, मरीज़ या डॉक्टर के बीच में जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जो होनी चाहिए, वहाँ हमें बहुत बड़ा सहयोग मिलता है एमएसडब्ल्यू की और काउंसलर्स के योगदान से। जी, क्योंकि सर हमें ना हमारे पास बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया से मैसेजेस आते हैं कि सर हमें जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ एमएसडब्ल्यू के बाद में काउंसलिंग के एरिया में
या मेडिकल केयर में हमें है क्या, नौकरी है क्या? तो हम लोग उनको कहते हैं कि भाई बिल्कुल है, आपको आपके लिए तो हर जगह सेक्टर है। और सर जैसे बता रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में भी वैकेंसीज निकलती हैं काउंसलर्स की, जिसमें आपके एमएसडब्ल्यू के जो पढ़ाई किए हुए रहते हैं प्रोफेशनली, जिनको ट्रेनिंग मिली रहती है, उनके लिए वो रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा, जी, जैसे हम अ, बीमारियों का जो पैटर्न है, जब हम आज़ाद हुए थे हमारी औसत आयु 35-38 साल थी। जैसे हमने मेडिकल साइंस को डेवलप किया, हमारे इस देश में स्वास्थ्य सुविधाएँ विकसित हुई, जी, जो बीमारियाँ होती थी पहले, इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ होती थी, टीबी, मलेरिया, इनसे लोगों की मौत ज़्यादा होती थी। जी, अब हम धीरे-धीरे शिफ्ट हो रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ में, जी, जी, जिसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट कैंसर है। जी, इसके साथ-साथ में बीपी, शुगर और अन्य सीकेडी वगैरह, किडनी रोग, ये सब चीज़ें हैं। जी, तो हमारा जो हेल्थ स्ट्रक्चर है, वो पूरा फ़ोकस जो है अब धीरे-धीरे इन्फेक्शियस डिज़ीज़ से नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसकी इसका प्रभाव हम ये देख रहे हैं कि कैंसर का डिटेक्शन बढ़ रहा है, कैंसर के रोगी बढ़ रहे हैं और वृद्ध रोग भी बढ़ रहे हैं हमारे औसत आयु बढ़ने की वजह से। तो वहाँ पर हमें बहुत बड़ी संख्या में कैंसर अस्पतालों की आवश्यकता होने वाली है। आने वाले भविष्य में काउंसलर्स का योगदान जागरूकता के लिए भी, और जितनी संख्या में ये कैंसर हॉस्पिटल खुलेंगे, वहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है। तो आपको बता दूं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एक होता है, कम्युनिकेबल डिसीज जैसे कोरोना के समय आप किसी के संपर्क में आए तो वो आपसे दूसरे में फैलाव हो जाएगा, आपको भी वो बीमारी हो सकती है। सर टीवी में भी यही है ना सर? जी, टीबी भी कम्युनिकेबल डिज़ीज़ ही है। हाँ, तो टीवी में भी जो जो बीमार है उसके अगर आप संपर्क में आते हैं तो आपको भी वो बीमारी हो जाएगी। उसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल, जो एक दूसरे से फैलेगा नहीं। जैसे हम एचआईवी एड्स की बात करते हैं कि छूने से, बैठने से अ, फैलती नहीं है। आप देखेंगे सर, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आज की डेट में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कई वीडियोस आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे जिसमें कि वो डांस कर रहे हैं, शादी में हैं, अचानक से हार्ट अटैक आया और वो जो है भगवान को चल बसे। तो इस तरह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की बात सर कर रहे हैं, उसमें कैंसर एक वो बहुत महत्वपूर्ण बीमारी के रूप में हमें आज की डेट में देखने मिलती है। तो सर ये तो हो गई बात कि सोशल वर्कर्स की भूमिका जो है और उनके लिए जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मेडिकल सेक्टर में। और हमारे यहाँ इंडिया में मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क में भी स्पेशलाइजेशन दिया जाता है। तो आप लोग अगर उस फील्ड में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। अब बात करते हैं सर कि मेंटल हेल्थ के ऊपर में, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर में। क्योंकि जब किसी को ये पता चलता है या डॉक्टर कहते हैं कि भाई आपको कैंसर जैसा कुछ हो सकता है, तो उसके मन में एक डर की जो भावना होती है, क्योंकि जब मुझे पता चले कि मैं मरने वाला हूँ, कैंसर का मतलब गाँव में देखेंगे कि लोगों को एक डर बैठ गया हुआ है। तो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के सर किस तरह से आप, स्पेशली आप काम कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर आपने जो है पिछली साल कैंसर सर्वाइवर डे भी सेलिब्रेट किया था छत्तीसगढ़ के जगदलपुर बस्तर में। और ऐसे लोगों की कहानियाँ समाज के सामने आप लोग, आपका विभाग, आपके सारे साथीगण जो हैं वो सब लेके आए थे कि सर्वाइव जो किए हैं, जो बच गए हैं कैंसर से, जो रिकवर हो गए हैं। तो आप, आपकी पूरी टीम, आपके पूरा जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, सरकार है, किस तरह से उनको मानसिक स्वास्थ्य के रूप में आप जो है उनको काउंसलिंग करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं? मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित इसलिए होता है क्योंकि लोग पहले से ही गलत जानकारियाँ अपने दिमाग में रख के आते हैं। बहुत सारी भ्रांतियाँ समाज में हैं कैंसर को लेकर। तो वो जो गलत जानकारियाँ हैं, वो कहीं न कहीं से मरीज़ की मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। तो मरीज़ जैसे ही हमारे संपर्क में आता है, हम ट्रीटमेंट के विषय में बात करते हैं। हम उन्हें एश्योरेंस देते हैं कि आपका ट्रीटमेंट इस तरीके से पूरा हो सकता है, निःशुल्क पूरा हो सकता है। मरीज़ का डर किस तरह से ख़त्म किया जाए, हम उस पर बात करते हैं। ज़रूरत के हिसाब से हम उसकी काउंसलिंग भी करते हैं। समय-समय पर हम उनके काउंसलिंग सेशंस भी लेते हैं, और कैंसर को लेके जो भी उनके सवाल हैं, हम उनको हर स्तर पर उनका समाधान देने की कोशिश करते हैं। जी, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि मरीज़ को इलाज के ऊपर किसी तरीके से भरोसा हो, और वो इलाज पर जो जो भी उसके संदेह हैं, या कैंसर को लेकर जो भी उनकी भ्रांतियाँ थी, उनको दूर करते हुए हम उसका इलाज करते हैं। और यथासंभव हम कोशिश करते हैं, यदि उन्हें आवश्यकता पड़ती है तो हम अपने साइकियाट्रिक जो कलीग्स हैं उनके पास भी भेजते हैं, उनसे भी सहयोग लेते हैं। तो हम
क्लब सेशंस भी लेते हैं हम बहुत सारे पेशेंट्स का, जो हमारे सर्वाइवर्स हैं उनके साथ सेशंस रखते हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो ये कहीं न कहीं पेशेंट को बेनिफिट देते हैं। जो पुराने हमारे मरीज़ हैं, वो भी हमारे लिए बहुत सराहनीय कार्य करते हैं इस विषय में। जी। तो वो बहुत अच्छा योगदान देते हैं, जो नए मरीज़ हैं उनको अपने अनुभव शेयर करके, तो हो जाता है ये, मतलब ये इतना बाधा नहीं बनता कैंसर इलाज, मरीज़ को इलाज देने में। तो हमारे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे एनजीओस हैं, चाहे वो योगा सिखाने से लेकर हो, तो सभी लोगों का सामूहिक योगदान है। तो मानसिक स्वास्थ्य को एड्रेस करते हुए हम मरीज़ का इलाज काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। कीमोथेरेपी की अगर हम बात करें, तो सर सबसे पहले जो सामान्य लोग हैं, सामान्य गाँव के लोग हैं या जो पढ़े-लिखे लोग भी हैं, उनमें भी एक कि कीमोथेरेपी क्या होती है? क्यों की जाती है? उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए प्लीज़। कीमोथेरेपी जो है वो कैंसर कोशिकाओं को ख़त्म करने के लिए की जाती है। जी, कीमोथेरेपी विभिन्न प्रकार से की जा सकती है। कीमोथेरेपी टैबलेट के माध्यम से भी हो सकती है, कीमोथेरेपी इंजेक्शन के माध्यम से भी हो सकती है, कैप्सूल के माध्यम से भी हो सकती है। ये एक विधा का नाम है, ना कि एक दवा का। जी। तो इसपे विभिन्न प्रकार से की जा सकती है। मतलब इलाज है, एक तरह से एक कैंसर तरह का का इलाज इलाज है। का प्रकार है, तो इसमें विभिन्न प्रकार से इलाज किया जा सकता है। सामान्यतः जो हम अनुभव करते हैं मरीज की जो थॉट होती है, या मरीज जो सोच लेके आता है कीमोथेरेपी के विषय में, वो ये लेके आता है कि कीमोथेरेपी बहुत टॉक्सिक होती है, या कीमोथेरेपी से बहुत सारे नुकसान होते हैं, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होती है, बाल झड़ जाते हैं, या वज़न कम हो जाता है, या जान भी चली जाती है। तो ये आज के सिनेरियो में जब हमारा मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है, दवाइयाँ बहुत एडवांस आ गई है, तो अभी ये यथार्थ नहीं है। अभी आज के सिनेरियो में हमारी कीमोथेरेपी दवाइयाँ बहुत एडवांस हो गई है, बहुत नए विकल्प आ गए हैं, बहुत प्यूरिफाइड फॉर्म की दवाइयाँ आ गई है। तो आज से 10 साल पहले ये कुछ हद तक सही थी, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। कीमोथेरेपी बहुत सेफ हो गई है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट इतने अच्छे आ गए हैं कि कीमोथेरेपी से होने वाले जो नुकसान है, उनको कई हद तक रोका जा सकता है। बहुत परिष्कृत तरीके से अब कीमोथेरेपी होने लगी है, तो कीमोथेरेपी से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए अभी। कीमोथेरेपी बहुत सिंपल तरीके से डे केयर में की जाती है, मतलब मरीज को हम सुबह भर्ती करते हैं, कीमोथेरेपी करके शाम को घर भेज देते हैं। जी। तो कीमोथेरेपी के विषय में जो भ्रांतियाँ हैं वो कम होनी चाहिए। मतलब जैसे हम बात कर रहे थे शुरुआत में कि आपके बॉडी में कोई सेल ज़्यादा बढ़ रहा है, कोशिकाओं का वृद्धि ज़्यादा हो रही है, एब्नॉर्मल हो रही है, तो उस पर्टिकुलर अंग में, उस पर्टिकुलर जगह पे किस तरह से इलाज किया जाता है, वो पर्टिकुलर एक एरिया में हम कीमोथेरेपी की मदद लेते हैं। जब स्टेज 3 में रहता है सर या किस स्टेज में हम जाते ये हैं? कैंसर के प्रकार और कैंसर पर निर्भर करता है। कई बार स्टेज 1 में भी हमें कीमोथेरेपी करनी पड़ती है। ये अच्छा, कैंसर टू कैंसर वैरी करता है। जी, बट कीमोथेरेपी जब लगती है तो कीमोथेरेपी के साथ में कुछ अन्य दवाइयाँ भी देनी होती है पेशेंट को। जी। किसी मरीज में 1 दिन का कीमोथेरेपी का सेशन रहता है, किसी मरीज में 5 दिन का रहता है। ये कैंसर कौन-सा है, कौन-से स्टेज का, उस पर निर्भर रहता है। तो अ, मतलब ये डिपेंड करेगा सर कि कैंसर किस प्रकार का है आपको और कितना जल्दी आप उसको डिटेक्ट करवाते हैं, पहचान करवाते हैं, चेकअप करवाते हैं, तो उस पे निर्भर करेगा। जी, जी। सर खर्चे के बारे में अगर हम कीमोथेरेपी में बात करें, क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि फला प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएँगे तो वहाँ बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, अच्छे डॉक्टर हैं। सरकारी सिस्टम ये जो सरकार के हॉस्पिटल्स हैं उसमें कई बार अ, डॉक्टर्स नहीं मिल पाते हैं। तो जो प्राइवेट सेक्टर के अगर हम देखें, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट भी कहीं न कहीं उसमें ज़्यादा दिखता है, सरकारी सुविधाओं को मतलब देखने पे। तो क्या कहेंगे सर इस बारे में? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जी, इस वजह से सहमत नहीं हूँ कि सरकारी सिस्टम में किसी भी तरह का फाइनेंशियल बायस नहीं होता है। मतलब जी, आपको सरकारी चिकित्सक या सरकारी क्षेत्र में कार्यरत जो चिकित्सक है, वो आपसे किसी तरीके का आर्थिक अ, लाभ लेने की कोशिश नहीं करता है। जी, जो भी सरकारी सुविधाएँ उपलब्ध है, उसको अ, बिना किसी बायस के आपको देने की कोशिश करता है। तो वो कई बार आपको ऐसी एडवाइस देते हैं जो बिल्कुल सही होती है, जी, क्योंकि उनको आपसे किसी तरीके की अर्निंग नहीं करनी होती है। जी, तो वो एक फैक्ट है। और कैंसर के विषय में ये है कि कैंसर का इलाज आप जगदलपुर में कराइए, रायपुर में कराइए, या टाटा या बॉम्बे, दिल्ली कहीं भी जाएँगे, कैंसर का स्टेज के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट है। तो कैंसर में ये एक ब्यूटी है कैंसर के इलाज में कि इसका इलाज स्टेज के अकॉर्डिंग निर्धारित होता है। तो आप इलाज की जो एकरूपता है, वो सभी जगह आपको देखने को मिलेगी।
कैंसर में जो मुख्य जो विषय है वो ये है कि कैंसर का डिटेक्शन कितना जल्दी हो, कैंसर की प्रारंभिक जो जांच होती है वो कितनी प्रभावी रूप से की जा रही है, ये प्राथमिक तरीके से या जब शुरुआती तौर में होती है, इनका सबसे बड़ा योगदान होता है। जी। तो ये तो सर आपने पूरा कैंसर के बारे में एक बहुत स्पेशल सेशन रखा हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और जन सामान्य के लिए जो भी हमें फॉलो करते हैं, हमें देखते हैं। इसके अलावा सर युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो विभिन्न सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, स्पेशली हेल्थ केयर में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि आप खुद एक रोल रोल मॉडल हैं हम सबके लिए और आपने इतने काम किए हैं कि अ, हम सबको बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आप युवाओं को क्या मैसेज देंगे सर? युवाओं से मेरा अनुरोध ये सबसे पहला अनुरोध ये रहेगा कि सबसे पहले स्वयं को एग्जामिन करें, स्वयं को देखें, स्वयं सीखें कि अपने मुख का स्वास्थ्य कैसे परीक्षण करना है, स्वयं देखें कि स्तन एग्जामिनेशन कैसे करना है, स्वयं अपना वीआईए करवाइए जो हमारी महिलाएं साथी हैं। तो सबसे पहले जो समाज सुधार की जो शुरुआत होती है वो स्वयं से होती है। तो जी, जब हम स्वयं को पहले इन क्षेत्रों में अपने अपने पर ये चीज़ें करेंगे, उसके साथ हम अपने भाई बहनों को जागरूक करेंगे, तभी हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। यदि हमारे कोई भाई बंधु किन्हीं ऐसे उत्पादों का सेवन करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले उन्हें उन उत्पादों का परित्याग करना चाहिए। स्वयं अपना स्वतः स्तन एग्जामिनेशन, वीआईए, ओरल हेल्थ का एग्जामिनेशन स्वयं का करते हुए अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना चाहिए। यदि हर एक व्यक्ति अपना परीक्षण साल में एक बार करवाएगा और अपने आसपास के 4 लोगों को जागरूक करेगा, तो ये जो चेन रिएक्शन होगी सोसाइटी में, तो ये कैंसर के अवेयरनेस को भी बढ़ाएगी और कैंसर का अर्ली डिटेक्शन भी बढ़ाएगी। संसाधन अच्छे से यूज़ हो पाएँगे, समय रहते मरीजों का इलाज हो पाएगा और जो कैंसर सर्वाइवल रेट है, वो डेफ़िनेटली बढ़ेगी। जी। सर चेन रिएक्शन की बात की और लोगों में अवेयरनेस का तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सर बताइए कि अभी तक आपके पिछले जो भी ये काम किए हैं इसमें कितने लोगों को हमने बचा लिया है कैंसर के मुँह से, कैंसर की बीमारी से और कितने परिवारों को हमने जो है जोड़ा है, उनको सँभाला है सर अभी तक? अ, लगभग 2 साल हो गए मुझे जगदलपुर में कार्य करते हुए। जी, हमने जब शुरुआत की थी तब हमारे 20 से 25 कीमोथेरेपी सेशन होते थे। जी, वर्तमान में हम 110 के आसपास कीमोथेरेपी सेशन मंथली कर रहे हैं। समय पे हम उनकी बायोप्सी कर रहे हैं, स्थानीय स्तर पर हम उनकी सारी जाँचें भी कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी सुविधाएँ जो पहले नहीं होती थी, वो स्थानीय स्तर पर विकसित हुई हैं। तो उनका उपयोग करते हुए अर्ली डिटेक्शन भी हो रहा है। बहुत सारे ऐसे सामाजिक क्षेत्र के लोग हमसे जुड़े हैं, विभिन्न समाजों के क्षेत्र, विभिन्न गैर सरकारी संस्थाएँ जुड़ी हैं हमसे। हमने उनके साथ कैंसर की जागरूकता को बढ़ाने के ऊपर बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे अवेयरनेस सेशंस लिए हैं, उनको सिखाया है कि कैसे कैंसर स्क्रीनिंग किया जाए। तो उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसका रिज़ल्ट भी हमको देखने को मिल रहा है। अब बहुत सारे ऐसे अर्ली डिटेक्शन वाले केसेज़ भी हमारे पास आ रहे हैं, जिनको हम एक सिंगल मॉडेलिटी से ट्रीट कर पा रहे हैं। तो और वो हमारे सर्वाइवर्स के नंबर बढ़ा रहे हैं। हमारे जो सर्वाइवर हैं, वो भी बहुत सारे मरीज़ लेके आते हैं, जी, जो ठीक हो चुके हैं, वो भी अपने आस-पास के लोगों को समय रहते लेके आते हैं और बताते हैं कि साहब इसको समझाइए, मैं समझा के लेके आया हूँ, जी, इसको देखिए, इसको भी वही लक्षण है। तो जी, ये जो चेन रिएक्शन की जो मैं बात कर रहा था, इसके जो रिज़ल्ट्स हैं, इसके जो परिणाम हैं, वो अब देखने को मिल रहे हैं। जी। तो तो अभी कहीं तक कितने लोग आपके अंदा एग्ज़ैक्ट फ़िगर तो देना मुश्किल है जी, क्योंकि बिल्कुल। रिकॉर्ड्स देखने पड़ते हैं। बाकी हमारे पास अभी एक्टिव सर्वाइवर्स जो हैं वो करीब-करीब 50 से 60 के मध्य हैं, जी, जो बिल्कुल एक्टिव सर्वाइवर्स हैं, जो हमारे संपर्क में भी हैं। बहुत सारे ऐसे सर्वाइवर हैं जो इलाज पूरा होने के बाद अभी संपर्क में नहीं हैं। हम ये अनुरोध भी करते हैं कि ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद भी फ़ॉलो-अप में आते रहिए। बट कुछ जो हमारे जी, दूर से जो मरीज़ आते हैं, जो नहीं आ पाते हैं, जी। तो वो कभी-कभार जब आते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ, ये भी हमारे सर्वाइवर्स हैं। पर ये एक कॉन्फिडेंस देता है ना सर, एक जी, विश्वास, ट्रस्ट बढ़ा बिल्कुल, देता है कि बिल्कुल। भई मुझे ये बीमारी थी, डॉक्टर साहब ने मुझको ठीक कर दिया है, आप भी चलिए, आप भी ठीक हो जाएँगे और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप जी, ठीक नहीं हो सकते। तो जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। सर आप बहुत सारी एनजीओज़ के साथ में भी जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ बस्तर छत्तीसगढ़ में एक अभी शुरू हुई है सुषमा विंग ऑफ कैंसर के, आप उनसे भी जहाँ तक जी, मुझे जी, पता चला जी, जुड़े हुए हैं। शासन प्रशासन द्वारा भी
बस्तर छत्तीसगढ़ में जो महारानी हॉस्पिटल है स्पेशली अगर हम देखें, तो आपके डिपार्टमेंट का आप देखेंगे कि रोल मॉडल के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ में निकल के एक सामने आया है कि आप जो कीमोथेरेपी सेशंस करते हैं या कैंसर को जो सर्वाइवर्स को बचा रहे हैं लोगों को, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए सर प्लीज़? हमारे छत्तीसगढ़ शासन ने एक महत्वाकांक्षी योजना चालू करी थी, दीर्घायु कैंसर केयर। इसमें क्या होता है कि जिला स्तर पर कैंसर कीमोथेरेपी की सुविधा मिल सके, जी, इस प्रायोजन को ध्यान में रखते हुए 6 बिस्तरों का एक वार्ड सभी जिला अस्पतालों में चालू किया गया। जी, पहले कुछ चिकित्सा अधिकारियों को इसके विषय में ट्रेनिंग दी गई थी और उसके बाद मेरी पोस्टिंग भी की गई यहाँ पे, यहाँ क्योंकि दूरस्थ क्षेत्र और दुर्गम क्षेत्र देखते हुए हेडक्वार्टर में मुझे पदस्थ किया गया और इसका उद्देश्य यही था कि लोगों को कीमोथेरेपी के लिए बार-बार रायपुर ना जाना पड़े, कीमोथेरेपी उनको स्थानीय स्तर पर मिल सके। जी, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दीर्घायु कैंसर केयर वार्ड के नाम से सुविधा चालू की गई। निःशुल्क कैंसर की दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई, निःशुल्क कुछ कैंसर की जाँचें उपलब्ध कराई गई, लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के लिए सरकार ने निःशुल्क उनके आने-जाने और बड़े-बड़े कैंसर संस्थानों में उनका प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाई। तो इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है, लोगों के जेब से जो आने-जाने, बाहर बड़े शहरों में रहने-रुकने का जो खर्च होता था, जी, वो काफ़ी हद तक कम हो गया और मरीजों का जो इलाज में जो एडहेरेंस था, वो बढ़ गया। अभी यदि किसी मरीज को सुकमा से रायपुर जाके इलाज कीमोथेरेपी करा के वापस सुकमा आना है, वहाँ रुकना है, तो ये जो कॉस्ट था, ये लगभग नि कम हो गया। तो अभी मरीज सुबह पहुँचता है, शाम को अपने घर पर कीमोथेरेपी करा के चला जाता है। जी। तो इससे कैंसर का इलाज पूरा करने की संभावना बढ़ती है। मरीज के जो अन्य जो खर्चे हैं वो कम हो जाते हैं और निस्संदेह कैंसर सर्वाइवल बढ़ाने के लिए ये सारी योजनाएँ बहुत बड़ा योगदान दे रही है। जी, क्योंकि सर आपका डिपार्टमेंट मैं देखूँ और बस्तर में महारानी हॉस्पिटल के बारे में अगर हम देखें, तो मैंने देखा आँखों के केस में भी, आँखों का जो ऑपरेशन होता है आँखों के लिए भी, उनका डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और पूरे छत्तीसगढ़ में काफ़ी जी। एक रोल मॉडल हैं। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, नहीं कहना यही है कि अगर बस्तर में किसी को कार्य करना है तो सेवा भाव के साथ कार्य कर सकते हैं। जी, बस्तर से अच्छी जगह सेवा करने के लिए दुनिया में नहीं हो सकती। जी, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सेवा करने का जो आनंद मिलता है, जी, उसकी तुलना किसी और चीज़ों से नहीं की जा सकती। जी। तो ये बहुत सैटिस्फैक्शन बहुत आत्मसंतुष्टि हमें देता है जब हम किसी भी समाज में, किसी भी सेक्टर में आप काम कर रहे हों और निस्वार्थ भाव से समाज की बेहतरी के लिए जब आप काम करते हैं। तो मैं किस तरह से आपको धन्यवाद कहूँ, धन्यवाद शब्द बहुत छोटा होगा आपके लिए। मैं बस इतना ही कहूँगा कि सर आपने हमें इतना कीमती समय आज निकाल के दिया क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं और समाज के लिए आप काम कर रहे हैं। फिर भी आपको सर कोटि-कोटि नमन, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम आपको सर कि आप जो है समाज सेवा में लगे हुए हैं। तो हमारे व्यूअर्स आप लोग डॉक्टर साहब से अगर जुड़ना चाहें, कुछ पूछना चाहें, तो सर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर के फ़ेसबुक पेज से भी आप सवाल कुछ पूछना चाहें तो वहाँ भी हम देख सकते हैं, सर को सर्च कर सकते हैं। आशा है कि आपको आज का हमारा ये जो हमारी सर की भेंट हुई है, उससे बहुत कुछ सीखने मिला होगा। आपको कैसा लगा? कैसे आपने फ़ील किया? क्या बातें आपको आई? कुछ सवाल हैं, वो सब पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और हम नेक्स्ट टाइम फिर किसी एक व्यक्तित्व से, किसी पर्सनैलिटी से मिलेंगे, जानेंगे उनके अनुभव, समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।